कि Cl क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, जबकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो N से, लेकिन यहाँ ध्यान दो हमने Cl को बीच में से गायब कर दिया। तो क्यों किया वो भी मैं याद रखूंगा, और मैं भूल जाऊँ तो आप क्लास एंड होने पे पूछना सर आपने वो Cl का बताया नहीं, क्यों छोड़ दिया था उसे। तो वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त है, हमने बोला इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर बताया ये डाइपोल डाइपोल होते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त है, वन मॉलिक्यूल, हिंदी अपने दिमाग में लगाते रहना, वन मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FO और N, एक मॉलिक्यूल में FON में से कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, एंड अनदर मॉलिक्यूल शुड हैव H atom directly bonded to highly electronegative atom, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फिर से कौन, इट इज डिनोटेड बाय dotted line, it is a form of hydrogen bridge। हमें कुछ भी पता नहीं चला, देखिए चलना शुरू हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं। HF एक मॉलिक्यूल है, उस पर पहली लाइन अप्लाई हो रही है क्या, H2O एक मॉलिक्यूल है, उस पर भी पहली लाइन अप्लाई हो रही है क्या, अ मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें कौन है F, अ मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O। अभी सिर्फ पहली लाइन पे ध्यान देना, और इस पर भी अप्लाई हो रही है क्या, ये कौन है, अमोनिया, अ मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम N, मॉलिक्यूल शुड हैव H एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F4N। अब दूसरी लाइन लगाओ इस मॉलिक्यूल पे कि दूसरे मॉलिक्यूल में H होना चाहिए जो डायरेक्ट किसको बॉन्डेड हो, F को या O को या N को। शर्त पूरी हो गई दूसरे मॉलिक्यूल की, पहले लाइन अप्लाई हो गई इस मॉलिक्यूल पे और दूसरी लाइन अप्लाई हो गई इस मॉलिक्यूल पे। तो अब ज़रा सोचो, क्या इस पे स्लाइड नेगेटिव और इस पे स्लाइड पॉजिटिव होगा, यही वाला फंडा लगाना जो HCl में लगाया, और ये स्लाइड पॉजिटिव और इसी तरह स्लाइड नेगेटिव, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी कौन सी होनी चाहिए, लेकिन 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 क्योंकि डायपोल डायपोल होने के साथ साथ ये वाली डेफिनेशन भी अप्लाई हो गई इस केस में, इसमें भी हो रही थी क्या अप्लाई, क्यों, इसमें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नाम पे Cl तो था, लेकिन हमने तो क्या कहा था FO या N में से कोई होना चाहिए, तो ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ तो नाम क्या होके रह गया। लेकिन यहाँ क्योंकि ये डेफिनेशन अप्लाई हो गई तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। ये बंद कर दो यू मैडम अपनी वॉइस, HF में क्या हो गई, क्योंकि ये डेफिनेशन अप्लाई हो गई। अब क्या ये H एटम इन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F एटम के बीच में पुल की तरह से है इन दोनों को जोड़ने में, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, इट इज़ द फॉर्म ऑफ। अब क्या इस मॉलिक्यूल पर सेकेंड वाली लाइन अप्लाई हो रही है, अनदर मॉलिक्यूल शुड हैव H एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FO और N, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, और ये मैंने फिर से क्या बनाया, अमोनिया का मॉलिक्यूल। क्या सेकंड लाइन इसमें भी अप्लाई हो रही है, इट सेकंड अनदर मॉलिक्यूल शुड हैव H एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू, इसमें ऐसे ऐसे तो इसमें तो 3 है, इसमें 2 थे, लेकिन हमारे को तो एक से ही काम चल जाएगा, तो इसमें और इसमें क्या हो गई, बताइए जसूजा जी, आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ है ना इतना सब कि हम ये, हाँ जी बोलो, कुछ नहीं है अभी, देख समझ आ जाएगा, देखो अभी लगाओ, फिलहाल इस पर तो अप्लाई हो गई। पहली लाइन में तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, H होना हो। अब देखो क्या कह रहे हैं हम और क्या पूछ रहे हो आप, ये किसका मॉलिक्यूल है, 10th क्लास याद करके बताना, इथेनॉल। ये कौन है, वन मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F4N है,
अनदर मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, शुड हैव H एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू F4N है, क्या हो गई? क्या इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लाइन पढ़ी थी कि हमने 10th में भी पढ़ी थी, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर में पोलर घुलते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलते हैं। तो इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं है ऑर्गेनिक होने के लिए, तो पहली शर्त क्या है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जनरली सॉल्युबल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है क्या? 10th क्लास, अल्कोहल इज मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, क्या हो गई? यहाँ 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 सब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हो रही थी, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हो रही है क्या? अब एक मैडम कह रही थी कि जी पहली और दूसरी लाइन में क्या फ़र्क है? इस मॉलिक्यूल में पहली लाइन अप्लाई हो गई, इसको एसीटोन कहते हैं। अगर 10th याद हो तो प्रोपेनॉन कहा था आपके 10th वालों ने से, याद आया प्रोपेनॉन? ये फिर से मैंने प्रोपेनॉन बना दिया, इस बार मॉलिक्यूल को जरा खोल के बना दिया, देखना दोनों सेम है क्या? पहली बात तो ये और ये, तो बताइए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई या नहीं बन गई? तो जितनों ने कहा बन गई सब पिटाई कर लो अपनी अपनी, आप जल्दी जल्दी आवाज़ आनी चाहिए, गाल पे एक लगा लो अपने। दूसरे मॉलिक्यूल में H तो हैं, कितने H हैं? 6 H हैं, 3 ये रहे और 3 ये रहे, लेकिन वो 6 के 6 H किसको छू रहे हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम C को, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बोलो मैडम, तो कह रही थी कि पहली लाइन दूसरी लाइन सेम बात। अब मैं इसी एसीटोन को, प्रोपेनॉन को यानी, बोलूं कि तुझे मैं पानी में मिला रहा हूं, तो बोलो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा एसीटोन या नहीं? आ मॉलिक्यूल शुड हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हो गया। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव H से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो मतलब नहीं है, ये O तो है, H से जुड़ा है क्या इसका? वो एंड अनदर मॉलिक्यूल शुड हैव H, अगले मॉलिक्यूल में H होना चाहिए, तो H तो इसमें भी था, लेकिन शर्त क्या थी? दूसरे मॉलिक्यूल का H इसको छूना चाहिए था, FO या N को, तो इसके H तो FON को छू नहीं रहे, लेकिन इसके H के FON को छू रहे हैं, हाँ वो को छू रहे हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स आ गए समझ? अब अगर वो हमारे से पूछे कि स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ, तो वीकेस्ट फोर्स कौन सी थी? फोर्सेस वीकेस्ट थी या नहीं थी? उससे स्ट्रांग जितना अब तक पढ़ा, डायपोल डायपोल, उससे स्ट्रांग, क्योंकि डायपोल डायपोल से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इसमें आपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम ले लिया, तो इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोलैरिटी मैक्सिमम आएगी। भाई यहाँ पे ज़्यादा पोलैरिटी होगी, HCl में, HF में ज़्यादा पोलैरिटी होगी, तो मोस्ट पोलर वाले केस हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले लिया, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल वाला केस हाइड्रोजन बॉन्ड होता होगा, तो इसलिए डायपोल डायपोल से स्ट्रॉन्गर कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग कौन? कोवेलेंट बॉन्डिंग, इनफैक्ट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत ही, जवाब सर देखो यहाँ ढूंढो अपने दिमाग से, ये वाली अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या ये वाली ज़्यादा होगी? ये स्लाइड नेगेटिव ज़्यादा होगा या ये वाला स्लाइड नेगेटिव ज़्यादा होगा? स्वर्ण जी बोलो, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। बोलो मैडम। Cl वाले केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं मानते। हम जो पूछ रही हैं जी Cl ज़्यादा और N ज़्यादा, अभी मैंने बोला ना Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं है, लेक्चर के एंड में जाके बात बताऊंगा क्यों नहीं है।
तो उसी बात में आपका आंसर छिपा हुआ है, उसमें आ जाएगा। और वो बात सुनने के बाद भी ना एक्सप्लेनेशन मिले तब आप दोबारा बोलना सर अभी आया नहीं समझ, बिना टेंशन के। मैं जिस भी स्कूल में पढ़ता हूँगा वहाँ पे कुछ हाउसेज़ होंगे, ऐसे हर स्कूल में कुछ हाउसेज़ होते हैं और जनरली 4 ही होते हैं। तो हमने सुपरस्टार हाउस की मार्शल नील हाउस के साथ बैडमिंटन चैम्पियनशिप कराई, बैडमिंटन का मैच कराया। तो इसको बोलूँ क्या, इंटर हाउस चैम्पियनशिप, इंटर हाउस। मैं इसको दोबारा बोलूँ क्या, इंट्रा स्कूल चैम्पियनशिप, इंट्रा स्कूल, क्योंकि जिस स्कूल के ये बच्चे हैं ये भी तो उसी स्कूल के हैं, तो इसलिए इनके बीच में जो चैंपियनशिप हो गया विद इन सेम स्कूल स्टूडेंट्स, तो दैट इज इंट्रा स्कूल। लेकिन जैसे ही मैंने हाउस वर्ड लगाया इंटर हाउस, तो अगर हिंदुस्तान के यूपी और उत्तराखंड के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा तो इंटर स्टेट बोलो। तो अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हैं? फर्स्ट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H bonding which is between two molecules same or different type। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है और वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के हैं, सेम टाइप के हैं? यहाँ भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है वो सेम टाइप के हैं, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल में हो रही है वो सेम टाइप के हैं, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल में हो रही है वो सेम टाइप के हैं, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल में हो रही है क्या? हाँ, हो तो दो ही मॉलिक्यूल में रही है, लेकिन क्या वो सेम टाइप के हैं? डिफरेंट टाइप के हैं। लेकिन हो तो दो में रही है ना, जब दो में रही है तो क्या सब उड़ गए मेरे साथ। इंट्रो बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू हाउसेज, बिटवीन टू क्लासेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑल अबव, जितने ऊपर किए सब इंटरमॉलिक्यूलर। फ्यूज तो अब उड़ने वाला है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग विच इज, ये लाइन का मतलब है, ये जो का तो लिख लेना, विच इज बिटवीन, विच इज बिटवीन की जगह भी क्या लिख दूँ, विच इज विद इन आ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गई। समझ सा नहीं आ रहा है तो सर बिल्कुल भी आप क्या कर रहे हो, है कि नहीं? ना नहीं तो घबराएगा क्या कर, ना समझ में आया पहली बारे में तो ये अच्छा है। ये कौन है? बेंजीन थोड़ी है, तो साइक्लोहेक्सेन है। अब है बेंजीन तो। अब इन महाराज को जानते हो आप, कभी सुना हो इनके बारे में? साहब का नाम अजीब लग रहा है ना, तो अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ दुनिया में पहली बार ही पढ़ी थी। जब नर्सरी में पहले दिन स्कूल गए थे वहाँ टीचर ने आ या ए सुनाया था, कितना अजीब लगा था। इतना अजीब लगने की तो सर उस वक्त बुद्धि नहीं थी, कहते बोलने तो कुछ खेल तमाशा हो रहा है। उस वक्त थोड़ी पता था कि हम फंस गए इतने बुरे कि ज़िंदगी ख़राब हो गई, आज तक बस पढ़े ही जा रहे हैं। कंपाउंड का नाम फिनॉल, याद रखना, याद हो जाएगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपने आप। जब वहाँ 50 कंपाउंड पढ़ लोगे फिर तो अपने आप याद हो जाएगा, इससे मुश्किल वाले। भाई टीचर आपको या आपका कोच आपको पहले फ्लोर से 20वें फ्लोर तक सीढ़ियों से ले जाए, खूब गुस्सा आ रहा होगा, थका दिया इन्होंने आज, अगले दिन का आज फिर चलो,
तो अब तो कहीं जने कहीं बेहोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे दवाएं, और आज वो 19वें फ्लोर पे ले जाके रोक दे, बड़ा सुकून महसूस देगा क्या? बड़ा सुकून महसूस देगा। उसने चलते हुए नहीं कहा था 19वें पे रुको, उन्होंने कहा आज फिर चलो। और क्योंकि जब 19वें पहुँचे होंगे ना, असली हालत टाइट वहाँ होती है, जब आदमी को पता खत्म होने वाला, और वो कहे चलो आज यहीं रुक जाओ, बस आज आगे नहीं जाना, और रिलैक्स। तो जब 50-60 कंपाउंड पढ़ लोगे और उसमें पता चलेगा तो शुरू का सबसे आसान वाला कंपाउंड है, तो इतने आप याद हो जाएगा उस वक्त। ये डबल बॉन्ड है जो टेढ़ा हो गया थोड़ा। ये एडजेसेंट पोजीशंस है क्या? तो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इस कंपाउंड का। रट लेते हैं थोड़े दिन के लिए, जब आप कह रहे तो होगा। भाई हमारे बैच में जो ये ध्रुव अरोड़ा जी हैं, इनका नाम किस किस की समझ में आया हुआ? किसी की समझ में आया हुआ? या मैं आपको ध्रुव अरोड़ा जी की शक्ल दिखा दूं, उसके बाद आपको कभी पूछूं बताओ ये आपके बैच का कौन है, तो आप बोलोगे शक्ल देख के शायद ध्रुव अरोड़ा जी है। समझ में आया? याद करा? समझ में आया कुछ उसमें? ध्रुव तो ध्रुव तो पोल को कहें, बताओ ध्रुव अरोड़ा में पोल अरोड़ा क्या है? कौन सा पोल नजर आएगा तुम्हें ध्रुव साहब की शक्ल में? आएगा क्या कोई सा नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ? तो याद ही रखना पड़ेगा ना, तो याद रखना है इसका नाम। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव FON के नाम पे ON नदियां बह रही हैं? और इस H का स्पेशली इंटरव्यू लो जाके, भाई तू किसको छू रहा है? कह रहा मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O को छू रहा हूँ। तो क्या ये H सेकेंड वाली लाइन फुलफिल कर रहा है? मॉलिक्यूल शुड हैव H एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब क्या मैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हूँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये H एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रॉन? क्या ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर काम हो गया? और मैं तो जब आपके साइज का था ना, मैं तो कहता था इसमें भी हो जाता काम, देखो इसमें भी हो जाना चाहिए। लेकिन O और N में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो इसलिए उसने किसे पूछा? समझ गए? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल हो गई। और इसी नाइट्रोफिनॉल को देखना क्या किया मैंने, गंदा लग रहा है ना? फिर से OH भी लगा और NO2 भी लगा, लेकिन इस बार एडजेसेंट पोजीशन पे या अपोजिट पे? अपोजिट। अपोजिट वालों को कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, PARA। पैरा डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल p से। इसको क्या कहा था? ऑर्थो। डिनोट O से करते हैं, तो दिस इज पैरा नाइट्रो। मेरा मन कर रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो, है ना? कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं हो गए? इसकी इसकी फील्ड यहाँ तक काम कर पाएगी इतनी दूर तक? फिर से यही है क्या? अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? तो ये किसका एग्जांपल? क्या इस बॉन्डिंग की वजह से ये दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास पास आना पड़ेगा? इस बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। तो जब आप किसी सब्सटेंस को बॉयल करते हो, तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर दूर जाना होता है? खूब सारे बार पहले बात हो गई, जब आप लिक्विड वाटर को बॉयल करते हो तो उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाता है, ये वाले बॉन्ड टूटते हैं हीट करने पे। बॉन्ड टूट गए तो फिर वो स्टीम थोड़ी बनती है, स्टीम का फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है, स्टीम का फॉर्मूला भी H2 ही रहता है।
इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, अंदर के बॉन्ड नहीं टूटते। तो जब आप पैरानाइट्रोफिनॉल को बॉयल करोगे या पैरानाइट्रोफिनॉल को मेल्ट करोगे तो उसके इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन इनके बीच में कौन है? तो इन्हें एक दूसरे से दूर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या इन्हें तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को? तो क्या होगा? हायर ब्लड प्रेशर। बोलो हाँ या नहीं? ब्लड प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट है। और ऑर्थो में दो मॉलिक्यूल पास पास आए क्या एक ही मॉलिक्यूल की चीज़ें पास पास हो गई? तो बॉयल करते वक्त जो ये दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इन दोनों के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इन्हें सेपरेट करना। तो इसका बोलो हाँ या नहीं? क्या सीखे? जिनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें दो मॉलिक्यूल्स पास नहीं आते, इसलिए उनका बीपी। और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए, उन्हें बॉयल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उनका बीपी। इसका इतना लो है कि ये स्टीम वोलेटाइल है। स्टीम वोलेटाइल का मतलब पता नहीं, जो स्टीम की गर्मी से ही उड़ जाए उसे स्टीम वोलेटाइल कहते हैं। स्टीम की गर्मी से कैसे उड़ेगा? एक्सप्रेसो कॉफ़ी तो सबने पी है। और हिंदुस्तान में जिसने बाज़ार में जाके ना पी हो, बनती हुई ना देखी हो, शादी में तो सबने देखी है। उस कॉफ़ी के स्टॉल पे मशीन सी रखी होती है, यहाँ एक नॉब सी होती है और एक बड़ा सा स्टील का पाइप। जग में क्या भरता है? पहले से कॉफ़ी दूध में घोल के रखी हुई होती है, जग में वो भरता है, फिर यहाँ पे इस जग को डबोता है क्या, और ये नॉब खोल देता, खूब आवाज़ आती है सू, और आपकी कॉफ़ी झाग भी और गर्म भी, गर्मा गर्म। तो मैंने इसमें कॉफ़ी के बजाय पैरानाइट्रोफिनॉल भरा एक जग में, और दूसरे जग में ऑर्थो इसमें। तो जब ये ऑर्थो वाला जग लाके मैंने लगाया, नॉब खोली इसे गर्म करने के लिए, बीकर खाली, जग खाली, क्या हुआ भाई? कहाँ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल? खाली हो गया। कहाँ गया? उड़ गया। उड़ गया। क्यों उड़ गया? कि स्टीम की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करवाया, स्टीम से उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, स्टीम से ही बॉयल हो गया, सारा उड़ गया। और पैरानाइट्रोफिनॉल को आपने जब ऐसा किया तो वो सारा नहीं उड़ा, वो गर्म हो गया लेकिन उड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं है, और ये स्टीम वॉलेटाइल है। तो स्टीम वॉलेटाइल जो चीज़ है उसका बीपी लो होगा या हाई होगा? अब लो क्यों है? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पास नहीं आ रहे। हाई क्यों है? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। आ गया क्या समझ? लो सर। बने अब सचमुच में मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे कोर्स के हिसाब से ख़त्म हो गया। मैं बहुत सारे किस्से सुना रहा हूँ जिससे आपके खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएं, कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेशंस मर्ज करके। किसके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है। HF जो होता है ना, एक्वस HF का मतलब समझाओ क्या होता है? सबने पढ़ा 10th क्लास में। HF को हमने पानी में घोल रखा, HF को हमने पानी में घोल रखा, तो क्या उम्मीद है अंदर क्या होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं? बट होते कौन है उसमें? उसमें होते हैं HF2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये क्या हो गया? समझ गए? समझो, समझ आएगा। ये टूटने वाला था H प्लस, और इसको बनना था F नेगेटिव। जब ये टूटा होगा बीच में से बॉन्ड बनना होगा या नहीं? लेकिन ये F नेगेटिव चिपक के रह गया किससे? क्या बन गया? देखना ये यही चीज़ है या नहीं? ये अकेला, यानी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, छोड़ नहीं रही F नेगेटिव आयन को भी, इसलिए F नेगेटिव आयन अकेला ना होकर क्या मिल रहा है आपको? ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2, KHBr2
KHI2 डज नॉट। क्यों? जब मैंने KF और HF को मिलाया था क्या हुआ? KF में और HF में देखो शर्त पूरी हो रही है क्या? एक मॉलिक्यूल में तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव F हो गया, दूसरे मैच हो गया जो F से जुड़ा। अब इन दोनों को मिला के लिखोगे, क्या लिखोगे? अगर इसको पानी में टूटना होगा, पानी में अगर आप डालोगे तो क्या देगा ये? K प्लस। और अब ये क्यों नहीं हुआ जल्दी बता दो? क्योंकि इनमें तो ClBr आई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो इनमें नो H बॉन्डिंग, यस और नो? ये 12th क्लास का किस्सा है जो मैं अब बता रहा हूँ। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद है किसी को? टेंथ क्लास, इथेनोइक एसिड। इन इसको बेंजीन में डालें, किस में डाल रहा हूँ मैं? पानी में नहीं डाल रहा, किस में डाल रहा हूँ? ये बहुत बदमाशी करता है, क्लास 12th वाले रोते हैं इस बदमाशी के लिए खूब, वहाँ इस पर न्यूमेरिकल तक बनाया जाता है। ये देखना मैं यही बनाया गया, बोलो। और ये भी वही है क्या? और ये इनमें क्या हो गई? तो क्या बन गया? पॉलीथीन नाम सुना? पॉलीथीन, हाँ रोज इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर, पता है क्या? पॉलीमर क्यों कहते हैं पॉलीथीन को? बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल एक साथ मर जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है। तो बहुत सारे को पॉली भी कहते हैं क्या इंग्लिश में? पॉली, मल्टी, पॉली। तो यहाँ कितने कितने मर गए एक साथ? कितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मर गए एक साथ? नहीं मिलाना है सुर, डाइमर। कहीं 3 एक साथ मर जाए तो ट्राइमर, और बहुत सारे एक साथ मर जाए तो एसिटिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं प्लस वाटर तो पता क्या होता है? ये टूट जाता है। लेकिन अगर इसी एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो क्या करता है? दो मॉलिक्यूल मिलकर सिंगल मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करते हैं, यानी क्या बना लेता है? डाइमर। ड्यू टू इंटर या इंट्रा, दो मॉलिक्यूल्स है ना, भले ही वो सेम चीज के हैं, मॉलिक्यूल्स तो दो हैं, ठीक है? कुछ आ रहा है या नहीं समझ? पक्का या मजबूरी में? अब ये बताओ, क्या हम जानते हैं 15th ग्रुप में नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे बिस्मथ है? नहीं जानते? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, मुझे ही कौन सा आता है, पिछले साल ही याद हुआ मुझे भी। लॉजिक समझो क्या है? इससे बोला गया तू ना हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर। लो जी, सुना है सबने, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके NH3 बनाता, तो ये PH3 बनाता होगा, ये SH3 बनाता होगा, ये BiH3 बनाता होगा। इसे भी कहा तो इसने कहा लो, इसे भी कहा, इसने कहा लो, हाँ या नहीं? इसको बोलूँ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना उसे हाइड्राइड कह सकते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो जो लोगों ने ये लेसन पूरा पढ़ा उनमें मैंने एक दिन वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ाई थी, और ये कहा था जैसे 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 भगवान सर्वव्यापी है ऐसे ही वैन डर वाल्स सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह है।
और वहाँ पे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ टेंशन मत लो, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इतनी बात डायरेक्ट याद रख लो क्योंकि नेक्स्ट लेसन में दोबारा पढ़ेंगे। वैन डर वाल फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल फोर्सेज उतनी। अब आप 10th क्लास की बुद्धि के हिसाब से बचाओ, NH3 से PH3 का मॉलिक्यूल बड़ा होगा या छोटा होगा? 10th क्लास की बुद्धि लगानी है। ASH3 का उससे भी बड़ा होगा और BISC का उससे भी बड़ा होगा। जिन्हें याद ना आया और 10th क्लास याद करो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। H3 तो सब में एक से है, तो नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा बिस्मथ। ऐसे यहाँ होगा, ऐसे यहाँ होगा। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल किसका होगा, NH3 का या BIS3 का? आ गया सबकी समझ? तो सबसे ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस किस में होंगी? सबसे ज़्यादा BP किसका होगा? तो NH3 का सबसे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा PH3 का, PH3 से ज़्यादा SH3 का, और SH3 से ज़्यादा, ये ग्रेटर के साइन है जो ऐसे बन गए बॉइलिंग पॉइंट के। H2O से ज़्यादा H2S का, H2S से ज़्यादा H2SC का, और H2SC से ज़्यादा HF से ज़्यादा HCl का, HCl से ज़्यादा HBr का, और HBr से ज़्यादा होना चाहिए या नहीं? क्योंकि HI का साइज सबसे बड़ा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसमें वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, HI के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, ये बेचारे सबसे पीछे से सबसे आगे आ गए। सबसे ज़्यादा किसका? अनर्थ हो गया तो, क्योंकि इनमें तीनों में तो NH3 का एक मॉलिक्यूल NH3 के दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल के बहुत पास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे HF के बहुत पास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, सब में इंटर होगी। डन। अब H2O और H2S में किसका साइज बड़ा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। सुना होगा H2S गैस, जिससे सिल्वर चांदी काली हो जाती थी। हवा में कुछ H2S गैस है ड्यू टू विच सिल्वर सल्फाइड बनता है, याद आ गया? तो जब H2S का मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होने चाहिए थे, उसके मॉलिक्यूल पास पास हो तो लिक्विड होना हो, तो H2S को पास लिक्विड होना चाहिए था। H2O के मॉलिक्यूल छोटे हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर होने चाहिए, तो उसे तो गैस होना चाहिए था, लेकिन ये लिक्विड है, गैस है। क्यों? मॉलिक्यूल छोटा जरूर है लेकिन फिर भी इसके मॉलिक्यूल पास पास हैं, इतनी पास पास है कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो जाता है। क्यों है पास पास? ड्यू टू आ गया। तो ये सब H2S, ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, और ये बेचारा अब आप बताओ HF में किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी H2O में, क्योंकि FS तो किसका BP ज़्यादा होगा? H बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है? HF में, लेकिन BP किसका ज़्यादा है? ये तो अजीब ही बात हो गई H2O का। क्यों? अरे वाटर का ज़्यादा है, यही तो बढ़ा रहे। क्यों? समझ गए क्यों? HF में तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, बस इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी पीछे कहीं, और वाटर की इधर भी और इधर भी, ऐसी इसकी। तो इसके लिए मैं यूज़ कर लूँ वर्ड एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दाएं बाएं सब तरफ कोरिया से लेके क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इससे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब तरफ से होगी, इसलिए मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए, बहुत पास पास आ गए, तो इसका BP है ना जी। अजीब जादू ऊपर वाले का। बड़ी सॉल्युबिलिटी BI अभी कर रहा हूँ सर। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए पानी में घुल गया,
ड्यू टू, दिखाया नहीं था बना के, क्यों उड़ जाते हो इतनी जल्दी। अल्कोहल वाटर में क्यों घुल गया था, क्योंकि अल्कोहल ने वाटर के साथ, नंदिनी जैन जी हैं या नहीं। अल्कोहल इन वाटर। दूसरा, चीनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया सुना, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था गलती से वो यूरिया ही था। पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे इस साल, 10th में शायद सुनाया हो। तो शुगर यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होने चाहिए। क्यों, शुगर यूरिया ग्लूकोज सब ड्यू टू एच बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की वाटर में, शुगर की वाटर में, यूरिया की वाटर में, ग्लूकोज की वाटर में, सब में क्यों। तो शुगर का फॉर्मूला जब पढ़ोगे उसमें बहुत सारे OH हैं, बहुत सारे OH हैं, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। रिएक्ट थोड़ी करना होता घोलने में। यूरिया 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 में ये देखो C डबल बॉन्ड, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो या नहीं, ये वाटर ये यूरिया। और ऐसे ये यूरिया के ये वाले H वाटर के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे या नहीं, क्योंकि NH को छुड़ा, HN को छुड़ा। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ टाइम की वजह से, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। सबको क्लियर है, यूरिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड खूब बढ़िया से बनाता होगा। अमोनिया गैस पानी में घुलती है क्या, खूब पढ़ा है सर सबने। NH4OH बन जाता है। तो अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ गए। जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा विस्कस होगा या नहीं, बोलो। ग्लिसरीन देखिए, ग्लिसरीन बहुत गाढ़ी होती है क्या, गाढ़ी होती है क्या। तो लिक्विड विद ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर विस्कस इन जनरल। क्यों, इस हिसाब से तो वाटर को तो बहुत ही विस्कस होना चाहिए था, उसमें तो भयंकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, लेकिन तब भी वो विस्कस नहीं है, तब भी वो विस्कस नहीं है। तो ये ऊपर वाले का चाल है। चाल क्या है, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब समझेंगे H और C का फर्क है। मान लो थोड़ा सा कि हाँ ये तो समझ आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो चीज़ थिक होगी, गाढ़ी होगी, विस्कस हो जाएगी, और ज़्यादा पास पास आ जाए तो सॉलिड हो जाएगी। अब आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सबको पता। तो फिजिक्स वालों से पूछो वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने जवाब पे फुल मार्क्स दे देंगे, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में आ जाए एक्सप्लेन वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और आप वहाँ लिखाओ बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो केमिस्ट्री में आपको इस स्टेटमेंट के लिखने पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। केमिस्ट्री वाले तो बहुत बेईमान है, बहुत दुष्ट भी हैं। तो इसलिए कि केमिस्ट्री में उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है कि क्यों है आइस की डेंसिटी कम। ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या दोनों तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज काफ़ी बड़ा हो गया होगा ना, और बड़ा होने से क्या होगा, ये बड़ा सा Cl, ये छोटे से F, ये छोटा सा O, छोटा सा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और Cl तो अब वो याद करो, 5 ग्राम की पेंट की डिब्बी इस पे कोट करी, और वही 5 ग्राम की एक नई डिब्बी इस पे, एक नई डिब्बी इस पे, एक नई डिब्बी इस पे, किस पे सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा वो पेंट, किस पे सबसे ज़्यादा मोटी लेयर्स चढ़ेंगी पेंट की। तो वो जो डिब्बी है, वो जो पेंट है, वो मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे कोट करा, उतना ही नेगेटिव इस पे, उतना ही नेगेटिव इस पे, उतना ही नेगेटिव में, तो इतने बड़े सरफेस पे बिखर के वो वीक पड़ जाएगा क्या, लेयर पतली बनेगी क्या, कलर की डार्कनेस कम आएगी क्या। तो बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, नो डाउट वो नाइट्रोजन से मामूली सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बोला भी था हिंदुस्तान की ज़्यादातर बुक्स में तो Cl और N के इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की सेम दी है 3, याद आया। तो अगर हिंदुस्तानियों के हिसाब से सेम भी माने तो इतने बड़े पर बिखर कर वीक पड़ जाएगा या नहीं। तो ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, नो H बॉन्डिंग, समझे।
लार्जर साइज होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इस पर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी वीक पड़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस ट्राई चल रहे हैं ना, आज जैसे 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछे सब ट्राई कर रहे हो?